हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल OH लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं ओवैस हुसैन और जो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था उन सबको आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट के तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये कि अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और उसके कितने यूजर्स होते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है तो उसको एक बार रिवाइज कर ले। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब यह है कि अकाउंटिंग का काम यह है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करके उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करना। तो आपका सबसे पहला चीज क्या है, रिकॉर्डिंग। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन डे बाय डे बिजनेस में ऑकर हो रहा है उसको रोज रिकॉर्ड करना। जो भी एक्सपेंस है ट्रांजैक्शन का, मतलब कि जो भी एक्सपेंस है, इनकम है या जो एसेट्स बाई हो रहा है या किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको हर दिन जिस दिन भी हो रही है उसको रिकॉर्ड करना उसी दिन। ठीक है, रिकॉर्ड क्लासिफाई करना, जैसे कि आपको जो ट्रांजैक्शन एसेट्स है उसको एसेट्स, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी या एक्सपेंस है, इनकम है, सबको क्लासिफाई करना और उसके बाद उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, जैसे आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करके सारे ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाना वो आपका अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, तो अकाउंटिंग और उसको फिर फर्दर जो डिफाइन किया गया था अकाउंटिंग को, वो कुछ ये था कि अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग and communicating the required information relating to the economic event of organization to the interested user of such information। इसको आप समझ लीजिए कि जो अकाउंटिंग है ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट। मतलब यह है कि आइडेंटिफाई करना, जैसे कि बिजनेस में डे बाय डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सबसे पहले उसको देखना कि वो फाइनेंशियल इन नेचर है या नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है। अगर फाइनेंशियल इन नेचर है तो उसको रिकॉर्ड करना है। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का एक एक एग्जांपल ले लीजिए। फाइनेंशियल का मतलब सपोज कीजिए कि अगर किसी स्टाफ को सैलरी देना है 5,000 रुपया, तो ये मेरा फाइनेंशियल इन नेचर है और ये रिकॉर्ड होगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में MD का अपॉइंट होना, डायरेक्टर का अपॉइंट होना या किसी का रेजिग्नेशन हुआ है या कोई एम्प्लॉय आया है, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है और इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज कैसे पता चल रहा है, ये आइडेंटिफाई हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या आइडेंटिफाई करें कि फाइनेंशियल है या नहीं है। दूसरा चीज आइए मेजरिंग, किसी भी ट्रांजैक्शन को क्वांटिफाई करना, जैसे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया कि सैलरी देना है स्टाफ को 5,000 रुपया, तो 5,000 क्या हो रहा है, क्वांटिफाई हो रहा है कि 5,000 रुपया देना है। रुपया क्या है, आपको ये मेजरेबल यूनिट है कि रुपए में देना है कि डॉलर में देना है कि यूरो में देना है। तो ये चीज आपका यूनिट है, मेजरेबल यूनिट है। तो ये मेजर कर रहा है कितना रुपया देना, किस करेंसी में देना है। तो ये चीज होगा मेजरिंग। रिकॉर्डिंग, अगर जब आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और मेजर भी कर लिया कि इतना रुपया देना, तो अब उसको रिकॉर्ड कीजिए आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में। तो ये चीज होता है रिकॉर्डिंग। और उसके बाद जब ये सारा चीज हो गया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर करके कम्युनिकेट कर दीजिए सारे स्टेक होल्डर को। अब वो जो भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे इंटरनल यूजर भी हैं और एक्सटर्नल यूजर हैं, जो उन सबको कम्युनिकेट कर दीजिए। तो ये चीज है। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट क्या है, एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड व्हिच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। वही बात कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है, मेजरेबल है
ठीक है। इन मॉनेटरी टर्म में हर एक ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया जाए वो इकोनॉमिक इवेंट है। अब इकोनॉमिक इवेंट भी दो टाइप का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज आर, ये कहाँ गया कि एक तो है आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल इवेंट है यहाँ, और आपका मशीन साइड प्रिपरेशन 10 अकाउंटिंग इफ एन इवेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीन इंस्टॉलिंग ऑलरेडी, ये है आपका हाँ, यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है कि इफ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन आउटसाइडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एक्सटर्नल इवेंट होता है। जैसे कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं आउटसाइडर के साथ तो वो क्या है, आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, या अगर आप किसी तरह की मशीन खरीद रहे हैं, किसी को सर्विस कुछ दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है। इंटरनल, सपोज कीजिए कि अगर आप कोई स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो ये क्या है, आपका इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट है। या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, और भी तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से जब अदर डिपार्टमेंट में जाता है तो कुछ रिम्बर्समेंट होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है, तो इसको क्या होता है कि इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मैंने बता दिया है। ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटरप्राइज है, चाहे वो प्रॉफिट में काम करे या नॉन प्रॉफिट में काम करे। प्रॉफिट का मतलब जैसे हम लोग के माँ बाप जो भी हैं, या बहुत सारी जो कंपनी चल रही है, ये सब प्रॉफिट मोटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है। और आप आसपास में हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी स्कूल होगी जो फ्री बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो चैरिटेबल इन नेचर होंगी। तो ये क्या होती है कि आपका नॉन प्रॉफिट मोटिव है। और ये सब सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब कोई एक व्यक्ति चला रहा है। पार्टनरशिप हो सकता है, इसका मतलब कि दो या दो से अधिक आदमी चला रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में मेंबर्स होते हैं तो वो एक मिल करके एक ऑफिस बना लेते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है, और उसमें से पूरे अपार्टमेंट को चलाया जाता है। लोकल अथॉरिटी हो सकती है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से, तो यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और इंटरनल यूजर हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। तो इंटरनल यूजर कौन होते हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ, ये सारे इंटरनल यूजर होते हैं। ऐसा हर वो इंसान जो कंपनी का है, जो अपने ही डेटा को खुद देख करके एनालाइज करता है और करेक्टिव डिसीजन लेता है, ये कौन है, इंटरनल यूजर है। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर जैसे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, और गवर्नमेंट है, या फिर रेगुलेटिंग बॉडी है, या फिर इन्वेस्टर हैं, तो ये सारी जो है एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक छोटा सा रिकैप हो गया, रिवीजन हो गया, और आज की क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने तरह की अकाउंटिंग होती है और उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कि यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट इन ऑर्डर to arrive at a measure organizational success and financial soundness। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेनली जो काम होता है कि अपने डे बाय डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट क्या करती है कि आपका पोजीशन बताती है कि सपोज कीजिए कि मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है
अभी ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा गया, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो बैलेंस शीट का काम क्या है कि 31 मार्च 2025 के दिन पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना कि आज के दिन मेरा प्रॉफिट क्या है और आज के दिन मेरी कैपिटल कितनी, कैपिटल मतलब पूंजी, आज के दिन मेरी पूंजी कितनी है, अगर मैंने कहीं से लोन लिया है तो वो बकाया अभी कितना बचा हुआ है, अगर मैंने उधार माल खरीदा है तो कितने रुपए के मेरे क्रेडिटर खड़े हुए हैं, अगर मेरा टैक्स ड्यू है तो कितने का ड्यू है, ये कौन बताएगा, ये बैलेंस शीट बताएगी। ठीक है, 31 मार्च 2025 के दिन। और अगर मेरा एसेट है तो मेरी कंपनी में कितने का एसेट है, फिक्स एसेट है, दूसरा चीज इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता रही है, कितने का डेटर है, आपको किससे कितना लेना है, कितना देना है, ये सारा चीज। दूसरी चीज आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका क्या काम है कि आज के पूरे साल में, होल ईयर, पूरे साल में मेरा कितने का सेल हुआ, बैलेंस शीट आज के दिन और प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल, तो आज पूरे साल में मेरा कितना सेल हुआ, कितने का परचेज हुआ है, कितना मेरा खर्च हुआ है और कितनी मेरी प्रॉफिट हुई पूरे साल में, ये बताता है कौन, कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा। और तीसरा चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट, की पूरे साल मेरा कैश रन कैसे कर रहा है, कितने का शुरुआत दिन कितना था और पूरा खर्च होके या कंपनी के पास आकर के लास्ट डे कितना रुपया बचा है, ये कैश फ्लो का काम होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय द फर्म एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस देयर ऑफ। It also help in controlling the cost and providing the necessary costing information to management for decision making। अब समझिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या कहती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो होती है जिसमें कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को एसरटेन करती है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर को एसरटेन करती है, चाहे वो मान लीजिए कि प्रोडक्ट बना रही हो या सर्विस दे रही है, तो वो अपने खर्च को देखती है कि कितने का खर्च आ रहा है और मेरी प्राइस को क्या सेट करना है कि उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। अगर मेरा खर्च ज्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मगर प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, कोई कंपनी है, अब वो या तो प्रोडक्ट बनाएगी और या सर्विस देगी। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है, अगर उसको एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर उस कंपनी में 100 कारपेट बनाने के 10,000 रुपए लगते हैं, तो एक कारपेट बनाने में कितना खर्च होगा, जाहिर सी बात है 100 रुपया आ रहा है खर्च। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग बता रही है मुझे। अब दूसरा चीज क्या है कि जब मुझे पता चल गया है कि कॉस्टिंग तो मेरी 100 रुपए की है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मोटिव है और प्रॉफिट के हिसाब से ही वो अपना बिजनेस रन करा रहे हैं। तो एक सर्टेन परसेंटेज है, जैसे मान के चलिए कि वो 10% उस पर प्रॉफिट कमा सकता है या 20% प्रॉफिट लेगा कि भाई कॉस्ट तो आ गया, अभी और भी बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस है, अब उसको पैकेजिंग का करने का है या मार्केटिंग का खर्चा है, वो बहुत सारा खर्च है, वो सारा देख करके वो एक वो सब जोड़ लिया, अब उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। तो इससे क्या होता है कि एक उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। ये कौन बता रहा है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग बता रही है। सपोज कीजिए कि अब आपका जैसे अभी ही एग्जांपल में 100 कारपेट बनाने पे 10,000 रुपया लग रहा है। अब मान के चलिए कि लगना चाहिए था 10,000 और लग गया है यहाँ पे 12,000। कैसे पॉसिबल है ये? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पे लूप होल है, खर्च गलत हो गया। अब ये इससे आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, तभी तो ये खर्च ज़्यादा हो गया। होना चाहिए था 10,000,
आप लोगों ने खर्च, या तो आप लोगों ने मटेरियल की बर्बादी की है, या लेबर लगना था 2 आपने 4 लगा के रख दिया है। तो ये सब कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग पे भी ये आपको बता रहा है कि अब आपको जैसे पता चला कि अच्छा 2000 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लग गया, कॉस्ट कंट्रोल करो। इससे आपने क्या लिया? डिसीजन ले लिया कि ये आपको कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो आपने एक करेक्टिव डिसीजन लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है विद द नेसेसरी प्रोविजन अकाउंटिंग necessary accounting information to people within the organization to enable them in decision making, planning and controlling business operation. Management accounting draw the relevant information mainly from financial accounting and cost accounting, which help the management in budgeting, assessing profitability and taking pricing decision, capital expenditure decision and so on. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है इसको समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, नॉर्मली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो 2 चीज को बेस मानती है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग को और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको कंपनी क्या है, सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है, अब उसमें प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विसेज रेंडर्ड कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसको पता चल गया कि अच्छा मेरा ये कॉस्ट आ रहा है। दूसरा चीज, तो कॉस्ट जब पता चल गया तो अब उस पर क्या करेगी? एक प्रॉफिट को सेट कर लेगी कि मुझे इतना % प्रॉफिट लेना है, और वो सेट करके उसमें डिसीजन ले चुकी है। अब क्या होगा कि उसमें सेल कर दी। तो ये इस दोनों चीज को बेस बना के मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि एक मतलब बजट बनाती है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी उसको कहीं पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो क्या करेगी कि देखेगी कि आखिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन चल कैसा रहा है। जैसे सपोज कीजिए पहले से मेरी ग्रोथ कैसी है, वो कंपेयर कर रही है कि पिछले साल मेरा 5% ग्रोथ था, इस बार मेरा 8% है, कभी फिर उसके बाद मेरा 12% का ग्रोथ हो गया। तो वो एक इतना तो प्लान कर ही सकती है कि नेक्स्ट ईयर मेरा 16% या 17% जो भी ग्रोथ है हो जाएगा। प्रॉफिट के भी केस में सेम है कि इतना % हम इस साल 10% प्रॉफिट कमाए हैं अपनी सेल पे, और अगर और थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल करेगी तो हो सकता है कि 11%, 10.5% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह से कर करके वो क्या है, एक अपना बजट बना रही है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको बताएगी, या कैश फ्लो को अपने वो मतलब डिसाइड कर सकती है, एस्टिमेट कर सकती है कि मेरा फ्यूचर कैश फ्लो क्या रहेगा मेरे पास। अगर ये डिसीजन को हम लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इस तरह का हम करते हैं, तो मेरा इससे कैश फ्लो कितना आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, कि मेरे पास कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, या ये डिसीजन लेंगे अभी मेरी ये पोजीशन है तो फ्यूचर में इसको करने के बाद मेरी सेल क्या हो जाएगी, ठीक है, या मेरी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, इसको करने से मेरा कॉस्टिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज है। तो ये क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताती है। तो अब जो लास्ट पॉइंट है ये आज के क्लास का, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो जो इसकी क्वालिटी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है, पहले बुक से समझते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। यूजर जो है उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर जाए हुआ। द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस between what information convey about the transaction or the event that have occurred, measured and displayed.
रिलायबिलिटी का मतलब ये बताना चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए जिसपे इन्फो मतलब यूजर है रिलाई कर जाए, भरोसा कर ले, डिपेंड हो जाए, और आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वैसी ही होनी चाहिए जो हुई है, जितने का आप का मान लीजिए कि जो ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ वही रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ बैसनेस नहीं होनी चाहिए, अनफेथफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने सपोज कीजिए कि सैलरी दिया अपने स्टाफ को 5,000, आप बुक में चढ़ाते 7,000 लिख लो। सेल हुआ 1,00,000 का, आपका स्टाफ चढ़ाता है 85,000 लिख लो, रिलायबल ही नहीं है। ये ऑडिट होती है, इसीलिए ऑडिट होती है। ठीक, तो जब ऑडिट होती है तो वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिलायबल है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अब समझिए कि कोई एंटिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहता है मेरे पास स्टॉक 5 लाख रुपए का है, तो रियल में 5 लाख रुपए का होना भी चाहिए। अब जब हम जाके उसका फिजिकल काउंट करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आप 5 लाख रुपया बता रहे हैं तो 5 लाख का स्टॉक दिखाइए, जाके उसको चेक करके भी वो 5 लाख रुपए का ही होना चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, रिलायबल। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, रिलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक, एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर by helping them form prediction about the outcome of past, present or future, or confirming the correcting their past evaluation। अब इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो रिलेवेंट भी होना चाहिए, जब आपको उसकी जरूरत हो वो अवेलेबल भी होना चाहिए उसकी बेसिस पे, ताकि आप कोई करेक्टिव एक्शन ले सके या किसी तरह का डिसीजन ले सके। तो रिलेवेंट होना चाहिए आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें सपोज कीजिए 10% का ड्रॉप आ जाए सेल में। कोई भी जो मान लीजिए कि जो भी कंपनी आज लिस्टेड है NSE BSE पे, जहां भी लिस्टेड है, सपोज कीजिए कोई ABC कंपनी है और वो क्वार्टरली अपना बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, क्योंकि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। सपोज कीजिए किसी क्वार्टर में उसका सेल ड्रॉप कर जाए, 10% 15% ड्रॉप कर गया, तो ये तो एक टेंशन वाली बात है कि भाई सेल ऐसा क्या होगा कि 15% आपका ड्रॉप कर गया। तो ये चीज आपको ऑन टाइम अवेलेबल होना चाहिए। एमडी को पता ही नहीं चल रहा कि कब हुआ, आप 1 साल बाद दीजिएगा वही डेटा, तो उसका क्या फायदा है, वो तो कोई करेक्टिव एक्शन ले ही नहीं सकेगा। इसीलिए जो है उसको ऑन टाइम अवेलेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ताकि वो एक डिसीजन ले सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है, मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस as it is prepared and conveyed to them। आपको जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है वो वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाइए जैसा कि आपको मिली है, उसमें किसी तरह का कुछ अलग चीज नहीं होना चाहिए। आप उसको अगर ग्राफ दिखा रहे तो आपका ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए, ज्यादा मतलब भारी भरकम नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए जो कि सभी मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपका कुछ फॉर्मेट है, उनका कुछ फॉर्मेट है, उनका कुछ फॉर्मेट है, सबका हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तभी तो सब कोई एक फॉर्मेट में समझ लेगा कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आइए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए कि किसी को अपना ट्रेंड देखना है कि अपने बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, ग्रो है, ग्रोइंग है, डिक्लाइन है, कि मैच्योर कर गया है, ये कहां से पता चलेगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी, जब आप उसको फ्रेश एकदम प्रिपेयर करके शो कीजिएगा। ठीक है, और चौथी चीज होती है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट एंड रिलायबल एट द पर्टिकुलर टाइम,
in particular circumstances or for particular reporting entity, but it is equally important that user of general purpose financial report are able to compare various aspect of entity over different period of time and with other entities. ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है आपके लिए कि आपकी अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, रिलायबल है, ठीक है, बल्कि ये कैसी होना चाहिए, ये बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये आपको ये भी बहुत जरूरी है कि यूजर जो है एबल है कि वो इन सारी चीजों को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे मतलब कंपेयर कर सके और अदर एंटिटी से भी कंपेयर कर सके। सपोज कीजिए एक एग्जांपल के साथ अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कंपनी लिस्टेड है एनएससी में या बीएससी में। अब कोई कंपनी है एबीसी, ये लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी क्या करती है कि हर क्वार्टर में अपने बैलेंस शीट को मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको सबमिट कर रही है, हर क्वार्टर में कर रही है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, जनवरी टू मार्च क्वार्टर, लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर और करेंट ईयर में, अब वो मैच करेगा कि जनवरी से मार्च में क्या ग्रोथ थी लास्ट के लास्ट ईयर में, फिर लास्ट ईयर में क्या ग्रोथ हुई और अभी क्या ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कंपेरेबिलिटी बता रहा है कि ये कंपेयर हो सके। फिर जनवरी से मार्च में इसका सेल इतना हुआ, मार्च अप्रैल से जून में इसका सेल इतना हुआ, सितंबर से दिसंबर तक सेल इतना हुआ, तो ये कंपेयर कर सके कि हर क्वार्टर में क्या इसका ग्रोथ है। तो ये कंपैरिजन भी होना चाहिए, प्लस आपका फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए। हर इंडस्ट्री, अब जैसे उसकी पीयर कंपनी, जैसे पीयर कंपनी का मतलब हम कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी एक उठा लीजिए, कंस्ट्रक्शन की जो दूसरी कंपनी है, अच्छा उसका सेल किस रेट पे ग्रो कर रहा है, मेरी कंपनी का सेल किस रेट पे ग्रो कर रहा है, उसकी प्रॉफिट का परसेंटेज ये है कि वो अपना सेल करके कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेता है, मेरी कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट कमाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कंपेरेबल होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी वीडियो है या क्लास है ये आप लोग को समझ में आई होगी, और जहां तक कोशिश है मैं कोशिश कर ही रहा हूं कि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा सकें, एग्जाम्पल के साथ समझा सकें, और किताब का भी जो डेफिनेशन वो भी बता दें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको सपोर्ट कीजिए, मुझे इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।